डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू डेविसन एंड जर्मर ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करके और फिर उनकी वेवलेंथ जो है कैलकुलेट की और फिर कंपेयर किया कि भाई जो डी ब्रॉय रिलेशन से जो वेवलेंथ आनी चाहिए सेम वेवलेंथ आती है कि नहीं आती। ठीक है। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने के पहले एज अ बैकग्राउंड दो चीज़ें डिस्कस करनी जरूरी हैं, है ना। पहला तो क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक, और दूसरा जो है वो ब्रैग्स लॉ। तो ये दोनों पॉइंट्स करने के बाद में एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे ना, तो आप अप्रिशिएट ज़्यादा अच्छे से कर पाइएगा। नहीं तो अपन सीधा फॉर्मूला लिख दें इस एक्सपेरिमेंट का और उससे रिलेशन शो कर दें, तो है ना, उतने अच्छे से जो है वो इस एक्सपेरिमेंट को अप्रिशिएट करना मुश्किल होगा। ठीक है। तो पहले स्कैटरिंग डिस्कस करते हैं। तो स्कैटरिंग क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यदि है, ठीक है, और वो यदि किसी मैटर से इंटरैक्ट करती है, ठीक है, तो उसके दो रिजल्ट हो सकते हैं। इनफैक्ट दो ही रिजल्ट हो सकते हैं। या तो वो वेव जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है, इसके जो एटम्स हैं उस वेव को एब्जॉर्ब कर लेंगे और एनर्जी जो है वो एटम्स को ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है, और या फिर वो वेव जो है वो स्कैटर हो जाएगी। स्कैटर हो जाएगी मतलब ये निकला कि इसके जो एटम्स हैं मटेरियल के, वो इस वेव को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके उसके बाद में उसको दोबारा एमिट कर देंगे, ठीक है। और वो जो एमिशन का जो डायरेक्शन है वो कोई जरूरी नहीं है इसी डायरेक्शन में एमिट करें, वो किसी भी डायरेक्शन में एमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको स्कैटरिंग बोलते हैं। अच्छा, इसका मैकेनिज्म जो है कि ऐसा होता क्यों है, इसको थोड़ा देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सपोज ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, किसी एटम से स्ट्राइक किया और एटम में ये न्यूक्लियस है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक लोकेशन पे तो है नहीं, वो तो अब अपने को मालूम है इलेक्ट्रॉन की तो केवल प्रोबेबिलिटी रहती है। तो हम उसको इमेजिन कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसके चारों तरफ, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है कहीं पे भी मिल सकता है, ठीक। तो अब जब ये वेव इस पे जब पड़ेगी तो आप देखें वेव में वेरी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो जब ये पोर्शन वेव का जब इंटरैक्ट करेगा इस एटम से तो इलेक्ट्रॉन को किस तरफ पुश कर देगा, इलेक्ट्रॉन को जो है वो इस तरफ पुश कर देगा, ठीक है। तो इस तरफ पुश कर देगा तो बेसिकली जो है वो एटम जो है वो एक तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं पोलराइज हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर, एक टेम्पररी डाइपोल टाइप का बन जाता है, ठीक है। और इस डाइपोल की जो पोलैरिटी है वो रैपिडली चेंज होती रहेगी, ठीक है, क्योंकि जब वेव का ये वाला पोर्शन जब इंटरैक्ट करेगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी इसकी, एटम की इस तरह से हो जाएगी, पॉजिटिव यहाँ और नेगेटिव यहाँ, ठीक है। तो ये रैपिडली जो चेंज हो रहा है डाइपोल का जो पोलैरिटी है ना, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो है वो रिलीज होती है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो है वो डाइपोल के एक्सिस को छोड़ करके, मतलब ये यदि एक्सिस है डाइपोल का, है ना, एक्सिस को छोड़ करके किसी भी डायरेक्शन में रिलीज हो सकती है, ठीक है ना, यू गेट द पॉइंट। इस डायरेक्शन में रिलीज हो गई। तो स्कैटरिंग का बेसिक मैकेनिज्म यही है, ठीक है, एटम्स की पोलैरिटी का होना और ये डाइपोल की पोलैरिटी रैपिडली चेंज होने के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का दोबारा रिलीज होना, ठीक है। तो स्कैटरिंग का बेसिक मैकेनिज्म यही है, ठीक है, और यही मैकेनिज्म है जिसके कारण जो है वो आपको जैसे है ना शाम मतलब आसमान जो है नीला नजर आता है, ठीक है, स्काई जो है वो ब्लू नजर आता है, वो इसी स्कैटरिंग के कारण नजर आता है कि लाइट जो है वो जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, प्राइमरली ऑक्सीजन हो गया या नाइट्रोजन हो गया, इस मॉलिक्यूल्स के साथ में जब इंटरैक्ट करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स लाइट को एब्जॉर्ब करके और अलग अलग डायरेक्शन में उसको री एमिट करते हैं। तो इसमें है ना, जब मॉलिक्यूल जब इतना छोटा हो, है ना, जैसे इस केस में एयर के केस में है ना, मॉलिक्यूल जो है बहुत छोटे होते हैं, इनका जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का
जो साइज है वो 0.3 एंगस्ट्रॉम्स है, ठीक है, जो कि लाइट की वेवलेंथ यदि हम सपोज 5000 ले लें एवरेज, तो उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। एयर मॉलिक्यूल की जो स्कैटरिंग है वो लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। एयर मॉलिक्यूल जो है वो छोटी वेवलेंथ को तो ज़्यादा स्कैटर करता है और हायर वेवलेंथ को कम स्कैटर करता है। ठीक है, तो रेड लाइट तो जो है वो तो सीधी निकल जाती है, रेड और ऑरेंज, और जो ब्लू लाइट है उसको ज़्यादा स्कैटर कर देता है बेसिकली, है ना, ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर कर देगा। तो इसीलिए जो है वो आसमान नीला नज़र आता है, क्योंकि अपने को जो है वो ब्लू लाइट दिखती है। मतलब बेसिक पॉइंट ये है कि अब जैसे स्मोक है या डस्ट पार्टिकल्स हैं, है ना, ये भी लाइट को स्कैटर करते हैं, पर इनके केस में वो चीज़ नहीं है कि, है ना, हायर फ्रीक्वेंसीज को ही ज़्यादा स्कैटर करेंगे। इनके केस में थोड़ा सा डिफरेंट रिलेशन रहता है ना। वो स्कैटरिंग के डिटेल्स हैं, उसमें अपन नहीं जाएंगे, पर स्कैटरिंग का मैकेनिज्म बेसिक यही है, ठीक है। तो जैसे डस्ट की स्कैटरिंग के कारण, मतलब आपने देखा होगा जैसे कोई किसी कमरे में अंधेरा हो और छोटी सी खिड़की यदि खुली भी हो और वहां से लाइट आ रही हो, तो अपने को बगल से खड़े हो तो अपने को लाइट आती हुई नजर आ जाती है, ठीक है। वो क्यों है? क्योंकि वो जैसे भाई, जैसे यहाँ से इस खिड़की से यदि लाइट आ रही है, ये खिड़की है, ठीक है, यहाँ लाइट, तो यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली लाइट से इंटरेक्ट करके उसको स्कैटर करते हैं, ठीक है ना। और आप यदि यहाँ पे खड़े हैं और आप यहाँ से देख रहे हैं, ये आँख है ना, यहाँ से देख रहे हैं, तो ये जो लाइट यहाँ से स्कैटर होकर के आएगी वो आपके आँख में आती है, ठीक है। तो ये स्कैटरिंग के डिटेल्स हैं, बट बेसिक मैकेनिज्म स्कैटरिंग का यही है, ठीक है। ब्रैग्स एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो ब्रैग ने जो अपनी थ्योरी है वो 1913 में प्रपोज की थी, ठीक है, और इसके 10 साल बाद डेविसन एंड जर्मन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो ब्रैग के एक्सपेरिमेंट में क्या था, ये ऑब्जर्व किया गया था कि कई मेटल सरफेसेस जो हैं वो यदि उन पे एक्सरेज इंसिडेंट होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सरेज का जो वेवलेंथ है ना, वेरी करता है, तो वो 0.01 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 100 एंगस्ट्रॉम तक जो है एक्सरेज का वेवलेंथ रहता है, ठीक है। तो ऑब्जर्व क्या हुआ था कि जैसे जैसे मेटल सरफेसेस हैं, जैसे निकेल है ना, या और कोई सरफेस है, उस पर जब एक्सरेज इंसिडेंट होती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद में उसके मैक्सिमास बनते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फिनोमिना को ब्रैग ने जो है वो एक्सप्लेन किया कि ब्रैग ने प्रपोज किया कि ये जो मेटल सरफेसेस हैं, है ना, ये मेटल्स एक रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होते हैं एटम्स, जैसा मैंने शो कर रखा है ना। ऐसे नहीं कि मतलब रैंडमली जो है वो जैसे यहाँ पे बनाया, जैसे, है ना, रैंडमली गैस मॉलिक्यूल्स की तरह जो है वो अरेंज्ड हो एटम्स, ऐसा नहीं है। रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर से अरेंज्ड होते हैं। तो इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बीच में यदि रेगुलरली अरेंज्ड हैं, तो जैसे हम मान सकते हैं कि दो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो d है, और यदि ये वाला एंगल जो है, यदि ये एंगल, इसको हम थीटा मान लें, ठीक है, तो इसको थीटा मान लिया, तो हमने जो ये एंगल है, ये वाला, ये भी थीटा हो जाएगा, है ना, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और ये यदि d है, तो अब एक्सरे ये ऊपर वाले एटम पे आ रही, इसको मैं एटम 1 बोल देता हूँ और ये एटम 2 बोल देता हूँ। तो एटम 1 और एटम 2 दोनों अलग अलग एक्सरेज को स्कैटर कर रहे हैं, ठीक है। एटम 1 ने स्कैटर किया, एक रे इस तरफ गई, और एटम 2 ने स्कैटर किया, एक रे इस तरफ गई, ठीक है। अब इनको यदि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है इन दो रेस के बीच में, है ना, ये रे ए और ये रे बी है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो इनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना हुआ है, ये यदि मैंने इसको भी यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये कितना हो गया, ये d sin थीटा हो गया, देख रहा है, क्योंकि ये d है ना, दोनों एटम्स के बीच में डिस्टेंस d है, और ये डिस्टेंस भी हो गया d sin थीटा। तो a और b में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए जो कंडीशन हो गई वो 2d sin थीटा जो है वो n लैम्डा के बराबर हो गया, ठीक है। तो इस रिलेशन को यूज करके और फिर मतलब थीटा को कैलकुलेट करके ब्रैग ने
निकल के बीच में जो निकल का जो लैटिस है, ठीक है, मतलब ये लैटिस बेसिकली ब्रैग ने प्रपोज किया कि निकल के एटम्स जो हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं, उसके बीच का डिस्टेंस जो है उन्होंने निकाल लिया, कितना 0.95 एंगस्ट्रॉम आ गया, ठीक है। अच्छा, ये आप देखें, ये एक्सपेरिमेंट आप लाइट के साथ में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक्सरे के साथ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस जो है अप्रोक्सीमेटली वो एक्सरे के वेवलेंथ के बराबर है, तो हम एक्सरे का वेवलेंथ जो है वो 0.95 एंगस्ट्रॉम से कम ही लिया होगा, क्योंकि लैम्डा यदि 3000 एंगस्ट्रॉम लेंगे तो साइन थीटा तो जो है वो मतलब है ना काफी ज्यादा जा रहा है, साइन थीटा मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो वो तो फिर है ना आएगा नहीं, तो कोई मैक्सिमम मिनिमा दिखेगा नहीं लाइट के केस में। तो एक्सरे के केस में किया तो, और इसके लिए फिर इनको इनको भी नोबेल प्राइज मिला 1915 में, 2 साल बाद ही मिल गया, बहुत बड़ी बात। तो अब अपन डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो डेविसन एंड जर्मर ने क्या किया, उन्होंने भी एक निकल क्रिस्टल लिया, ठीक है, और एक है ना किसी डिवाइस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया, और एक्सेलरेट करके और इस पे निकल क्रिस्टल पे जो है वो इंसिडेंट कराया। ये जो मैंने ये जो डॉटेड लाइंस जो बना रखी हैं है ना वॉयलेट कलर में, तो ये बेसिकली जो क्रिस्टल का जो प्लेन है निकल क्रिस्टल का है ना उसका डायरेक्शन शो कर रखा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट होने के बाद में अलग अलग डायरेक्शन में जो है वो स्कैटर हो रही थी, ठीक है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है वो इन्होंने डिटेक्टर लगाया कि कहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एंगल पे उनको मैक्सिमा मिला है ना, और वो एंगल क्या था, ये एंगल था 50 डिग्री, ठीक है। अच्छा, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया तो इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग वोल्टेजेस पे एक्सेलरेट किया, तो जिस वोल्टेज पे उनको जो मैक्सिमा मिला तो वो वोल्टेज था, इलेक्ट्रॉन को उन्होंने 54 वोल्ट्स पे एक्सेलरेट किया। तो पहले तो इन्होंने कैलकुलेट कर लिया भाई इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ डी ब्रॉय रिलेशन के अनुसार कितनी होनी चाहिए, इसमें लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p, ठीक है, तो h बाय √2km और h बाय √k की जगह हम वो लगा देते हैं है ना eV, और 54 वोल्ट पे यदि हम कैलकुलेट करें तो ये आता है अप्रोक्सीमेटली 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है इतनी आई, तो ये तो सीधा डी ब्रॉय रिलेशन से ही आ गई, ठीक। अब उन्होंने कहा कि अब इसकी स्कैटरिंग और जो ब्रैग्स एक्सपेरिमेंट है उसके सिमिलर वे में हम इसको एनालाइज करेंगे, तो देखते हैं क्या वेवलेंथ आती। तो ये वाला एंगल यदि 50 है तो आप देखें इसमें जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 65 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल भी 65 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब ब्रैग्स एक्सपेरिमेंट अपन डिस्कस कर रहे थे है ना ये वाला, तो अपन ने बेसिकली कौन सा एंगल लिया था, ये एंगल लिया था, ठीक है, तो एग्जैक्टली यही एंगल ले रहे हैं अपन यहाँ पे 65 डिग्री। तो फिर उन्होंने ब्रैग्स रिलेशन लगाया 2d sin थीटा शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। तो डेविसन एंड जर्मर ने है ना इस रिलेशन को लगाया, पैरामीटर्स क्या यूज किए, d 0.91 एंगस्ट्रॉम, ये तो ब्रैग ने निकाला था अपने रिलेशन से, निकल क्रिस्टल में दो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस, ठीक है, थीटा जो है 65 डिग्री, और n की वैल्यू फर्स्ट मैक्सिमा 1 ले लिया, तो इससे वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी आ गई, 1.65 एंगस्ट्रॉम आ गई, जो मतलब इससे ज़्यादा क्लोज जो है रिजल्ट नहीं आ सकता है। आप जो डी ब्रॉय रिलेशन से जो रिजल्ट आता है उसको कंपेयर करें तो बिल्कुल ऑलमोस्ट एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो इसे बेसिकली डेविसन एंड जर्मर ने ये प्रूव किया कि डी ब्रॉय का जो रिलेशन है ना, उन्होंने जो थ्योरी प्रपोज की है पार्टिकल के वेव नेचर होने की है ना, वो करेक्ट है, और उसका जो वेवलेंथ का जो कैलकुलेशन है वो भी करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, इस पे डिस्कशन क्लोज करने के पहले एक चीज देखें, सी मॉडर्न फिजिक्स में
कई चीज़ें आपको है ना दिखेंगी जो बिल्कुल कॉमन सेंस के बिल्कुल परे हैं, है ना? एक तो जैसे अपन ने देखा था कि वो आइंस्टीन ने बोला कि मास इंक्रीज कर जाता है जब अपन ने इसकी फोटोन की वेवलेंथ निकाली थी मोमेंटम के रिस्पेक्ट में, तो उस टाइम पे अपन ने देखा था कि यदि किसी पार्टिकल को हम मूव करें तो उसका मास इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये काफी वियर्ड लगता है। अच्छा, इसमें डेविसन एंड जर्मर में वियर्ड पार्ट क्या है? आपको लग रहा है कि इसमें कुछ अजीब गरीब टाइप की चीज हुई थी? जैसे ब्रैग्स रिलेशन में क्या था, जो रे जो इंसिडेंट थी वो क्या थी? एक्सरे थी। और एक्सरे क्या है? जो भी हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो वाइब्रेट कर रही थी, और स्कैटरिंग के बाद में जो एटम जो री एमिट करता है वो किस लिए री एमिट करता था? क्योंकि उसका डाइपोल जो है वाइब्रेट कर रहा है ना, डाइपोल की पोलैरिटी जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हुआ था वो। और ये इलेक्ट्रॉन वाली जो रे है उसमें जो वेव फंक्शन है, वो वेव फंक्शन में तो कोई वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं। वो तो अपन ने देखा था केवल प्रोबेबिलिटी है किसी उस पर्टिकुलर पार्टिकल के कहीं पे होने की या नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है वो तो। ठीक है, वहां पे तो कोई इलेक्ट्रिक, तो उसमें ये स्कैटरिंग का मैकेनिज्म तो एक तरह से आप देखें तो फेल हो जाता है, पर वो नहीं हुआ फेल। तो ये जो है ये एक तरह से है ना, ये अजीब टाइप की चीज है, बट अब वही है, ये तो प्रकृति ने बनाया इस टाइप का, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, और ये प्रूव भी हो गया बेसिकली। ठीक है।